हाथरस कांड का आखिर कौन है गुनहगार? अगर संदीप नाम का गुनहगार तो उसका भाई भी संदीप या जेल में बंद आरोपी संदीप। जिस तरह से इसके पहले कोई आरोपी ने अपना मुंह नहीं खोला, अब सब कुछ उन्हें एकाएक बेगुनाही सूझने लगी। मीडिया ट्रायल के बाद जेल में बंद आरोपियों ने चिट्ठी लिखकर खुद को निर्दोष बताया, लेकिन उनकी इस बेगुनाही को साबित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता हो। आरोपी पक्ष के लोगों का कहना, जब लड़की व उसकी मां खेत में थी तो आरोपी बनाया गया लड़का पानी लेकर क्यों जाता। वारदात गांव के ऐसे स्थान पर अंजाम दी गई कि मानो लग रहा कि सब कुछ पहले से ही तय समय पर अंजाम दिया गया। एक लड़की के साथ हैवानियत हुई है, कथित तौर पर बलात्कार, और मरने से पहले मृतका का बयान ही सारी सच्चाई। मीडिया पर पाबंदी और वारदात के बाद हर मोड़ पर बड़ी बड़ी लापरवाही किसी सबूत का मोहताज नहीं है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाथरस कांड में मीडिया चैनल द्वारा जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, उससे ये तो प्रमाणित और विश्वास करना काफी हद तक मुमकिन है कि पुलिस द्वारा दिए जा रहे अपने बयानों में हाथरस कांड की पूरी स्टोरी पुलिस और प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। निलंबित कर्मचारी और अधिकारियों के स्टिंग ऑपरेशन में ये तर्क भी सामने आ रहे हैं कि लड़की पुलिस पर मुकदमा कर देती या फिर पुलिस लड़की पर, आरोपियों पर या आरोपियों को बचाया जाता। यानी पुलिस पीड़ित को आरोपी और आरोपियों को पीड़ित मान रही। स्टिंग ऑपरेशन के बयानों से पुलिस की कार्यशैली और नियत पर खोट ही खोट दिख रहा है। पुलिस इसे रंजिश मानकर मामले को जुटलाने में अपनी वाहवाही बटोर रही। मान लिया जाए कि आरोपी पक्ष से रंजिश थी, इस वजह से पुलिस को उसकी सच्चाई और आरोपियों की मंशा को भांपने में केवल पीड़ित परिवार के अलावा कोई और नहीं जा सकता। यानी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बच निकलेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। रंजिश की दुहाई देकर पुलिस ने पीड़ित परिवार से रंजिश रखी है या रंजिश रखना शुरू कर दिया। इसीलिए पुलिस ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर लीपापोती शुरू कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार से पूछा गया और इसके साथ प्रशासन से भी। हाई कोर्ट ने डीएम से पूछा और फटकारा भी। कहा कि रात के अंधेरे में शव को क्यों जलाया गया। डीएम की दलील थी कि लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा था तो पहले व्यवस्था की जा सकती थी। किसी के अधिकारों का हनन कैसे किया जा सकता। निर्भया कांड की अधिवक्ता रही सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार के पक्ष से मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे केस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को कई बार फटकारा और कहा कि रात के अंधेरे में अर्थात सूर्यास्त के बाद हिंदू रीति रिवाज और सनातन धर्म के इस तरह का अनुचित रवैया बेहद गंभीर है। आर्टिकल 9 में साफ साफ दर्शाया गया कि किसी के अधिकारों में इस तरह की कार्यशैली बेहद चिंताजनक है। अगर किसी अमीर की बेटी या आपकी बेटी होती तो यही करते। सुनवाई चक्र में पूरी जानकारी के बारे में अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने बताया कि अमीर लोग जनहानि होने पर कई करोड़ की कंपनसेशन पा जाते, लेकिन गरीब परिवार की बेटी को उसे अपने परिवार वालों से अंतिम इच्छा हक क्यों नहीं है। 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई में जिम्मेदार अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करना होगा और हाईकोर्ट को संतुष्ट करना भी होगा। लेकिन हर मोड़ पर प्रशासन के लापरवाही कदम एक बेटी को बचा न सके, उल्टा बाद में उसकी मौत के बाद सारे कदम उठाकर सिस्टम को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुनवाई के दौरान और क्या क्या हुआ और कैसे आगे होने वाला हो सकता है।
ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में आज हाथरस पीड़ित परिवार पहुंचा। करीब 2 बजे सुनवाई शुरू हुई और 2.5 घंटे तक चली। इस दरमियान हाथरस प्रशासन के कई अधिकारी और बड़े स्तर पर अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ की बेंच में सुनवाई के दौरान डीएम और प्रशासन से हाई कोर्ट ने कई तल्ख और तेवर रुख अपनाए। पूछा गया कि रात के अंधेरे में शव को क्यों जलाया, तो प्रशासन की तरफ से अर्थात डीएम की दलील कि लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता था, लेकिन इसका जवाब हाई कोर्ट ने और अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने क्या हुआ वो बता रही हैं। जबकि वो वीडियो हम सभी ने देखे, वहाँ पर मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं थी और गांव के हार्डली 50 से 60 लोग वहाँ पर थे। जबकि पुलिस जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ऑफिसर सबको बुला के 200 से 300 लोग थे। लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी फेल नहीं हो सकता था, लेकिन इन्होंने मेलाफाइड तरीके से उस बेटी को जला दिया कैरोसिन डाल करके। तो इस पर अब फर्दर जो है राज्य अपना पक्ष रखेगा। 2 नवंबर को मांगे थी पीड़ित परिवार की तरफ से जो मैंने रखी है कि एक तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक में ना आए, वो रिपोर्ट पब्लिश ना की जाए, तो उसको भी कंसीडर किया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि सिक्योरिटी परिवार की, क्योंकि अभी तो राज्य ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए सिक्योरिटी दे रखी है। देन आफ्टर क्या होगा, जब ये केस ट्रायल में होगा, अपील में होगा या फर्दर अदर जो प्रोसीडिंग होगी, तो वो भी एडमिट करनी है। तीसरा जो है केस को ट्रांसफर करने का, तो केस जो ट्रांसफर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। थैंक यू सर। परिवार को मैडम उस समय बंधक बना गया, जो लापरवाही आई थी उस समय। बंधक देखिए, डेफिनेटली कोर्ट ने ये पूछा कि आर्टिकल जो 19 है फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति को घूमने फिरने का, तो इस तरीके का आपने क्यों किया। अब इन सारी चीजों पे है कोर्ट जो है वो रिपोर्ट राज्य जो है वो रिपोर्ट है वो देगा 2 नवंबर को। जो हम लोगों का सनातन धर्म उसका दुरुपयोग क्या किया गया है, इस तरह की बात आई किया गया। हम सभी ने देखा है कि अंतिम संस्कार रात में तो किया ही नहीं जाता है, तो कैसे रात में अंतिम संस्कार। और हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हर्षवर्धन ने भी पूरी जानकारी वैशाली एक्सप्रेस न्यूज को बताई। और आइए हम आपको बताते हैं कि उस सुनवाई के दौरान क्या क्या सवाल हुए और उसका जवाब किस तरह से दिया गया। बड़ी लापरवाही और डीएम की खामोशी एक बड़े संकेत दे रही थी। आज हाईकोर्ट ने सभी लोगों को तलब किया हुआ था, 2 मोटो कॉग्निशन किया हुआ था। इसमें पीड़ित का परिवार भी मौजूद था, डीएम थे, एसपी थे और डीएम को काफ़ी फटकार भी लगाई गई है। आपको कौन सा राइट दे दिया गया है, आपको किसने राइट दिया। फंडामेंटल राइट्स जो हैं और ह्यूमन राइट जो हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ है। आप रातों रात किसी का चेहरा नहीं देखने देंगे, आप किसी का दाह संस्कार कर देंगे, वो चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को हम लोगों मेंटेनेंस के थ्रू हम लोगों ने ये सब काम किया। काफ़ी सारे एक्सक्यूज दिए, लेकिन हाईकोर्ट ने काफ़ी सारी फटकारें लगाई हैं। काश पुलिस की इस कार्यशैली को पीड़ित परिवार भांप लेता और जनता भी, तो शायद ये दिन न देखने को मिलते। पुलिस और प्रशासन की जिस तरह से दलील थी वो इस बात को पुष्ट नहीं कर सकता कि उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। आइए हम आपको और सुनाते हैं अधिवक्ता हर्षवर्धन ने क्या क्या कहा और क्या बातें हुई। डीएम डांट रहे थे, धमका रहे थे, तो ये डीएम क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष लिया कि हम अपने बचाव में गए थे, हमारा अपना वो है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके थ्रू हम गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी इनको डाटा भी है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर आप अगर मेंटेन करना चाह रहे थे तो आप और फोर्स बुलवा सकते, आप और चीज़ें कर सकते थे। लेकिन रात में आप 2 बजे 3 बजे ऐसे दाह संस्कार कर देना, क्योंकि मैं जितना मैं जान रहा हूँ कानून भी ये कहता है कि संपत्ति जो है, जो मृत आदमी की मृत्यु होने के बाद में भी उसकी जो शरीर होती है, उसका जो शव होता है, वो भी किसी की संपत्ति होती है और उस पर आप इस तरीके से किसी के अधिकारों का आप छीन नहीं सकते हैं, आप उसके अधिकारों का किस तरह से हनन नहीं कर सकते हैं। और किसी गरीब घर की बेटी, और उन्होंने जबकि उच्च न्यायालय की पीठ में जो है बेंच ने ये भी कहा कि अभी यही किसी अमीर परिवार की बेटी होती तो आप ऐसा ना करते, गरीब परिवार की बेटी है आपने ऐसा कर दिया।
और पेट्रोल डाल के जला देना, ये काफ़ी उस पर उन्होंने उनको फटकार लगाई है। तो जिनका होना था हो गया है। खैर, अब जब पीएम साहब हैं उनसे तो जवाब मांगा ही जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। और चूँकि अब केस भी सीबीआई टेक ओवर ही कर चुकी है, क्योंकि सीमा कुशवाहा जी आई भी थी अभी, जो निर्भया केस की अधिवक्ता रह चुकी हैं, उन्होंने भी बहस किया। तो बात हुई कि जो है सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन पे अभी है मामला, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो पहले अभी यहीं होगा, पहले अभी यहीं इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का मामला है, यहीं पर इन्वेस्टिगेट होगा। फिर उसके बाद में पीड़ित परिवार का जो पक्ष है, पीड़ित परिवार जो है वो जहाँ चाहेगा वो वहाँ पर। इस पूरी सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार प्रशासन के साथ घर चलाया और भी कई सारे बातें हुई हैं, वो भी अधिवक्ता हर्षवर्धन हमें बता रहे हैं। बाकी जो भी लोग, जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। हमें अपने न्यायाधीश पे, अपने न्यायालय पे भरोसा है और उस पर कार्रवाई। हाथरस के इस गंभीर कांड के बाद सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। गुनहगार कौन है उसका पता जल्द ही लगेगा, लेकिन संदीप नाम का वो कौन शख्स है और कौन से वो अपराधी हैं जिन्होंने एक बेटी को मारकर अपने आप को बेगुनाही या फिर आने वाले दिनों में अपने प्रमाण जुटा करके अपनी बेगुनाही कोर्ट को साबित करेंगे। देखना होगा कि इस हाथरस कांड के बाद और कितने अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और कौन आरोपी बन सकते हैं।